अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न.pk। आज हम मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री के डिफरेंट कंसेप्चुअल एंड अहम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ब्रोकन बाय वाटर? राइबोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज। उन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि हम वाटर से ब्रेक डाउन कर सकते हैं। वाटर को यूज़ करके जो हम कंपाउंड को डिकम्पोज करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं इनटू स्मॉलर वन, इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोलिसिस। और इन ऑप्शन में जो फर्स्ट 3 ऑप्शन है राइबोज, इसमें 5 कार्बन होते हैं, ग्लूकोज में 6, फ्रुक्टोज में भी 6। ये तीनों ही मोनोसेक्राइड हैं और मोनोसेक्राइड को ही हम हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते। जबकि जो था डी ऑप्शन है सुक्रोज, ये डाइसेक्राइड है, ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बनता है। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं वाटर को यूज करके तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। सो डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। सुक्रोज कैन बी हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर or can be broken by water, whereas ribose, glucose and fructose cannot be broken. Question number 2. Which of the following is not reducing sugar? Glucose, fructose, sucrose, all are reducing. जो से मोनोसेक्राइड होते हैं वो तमाम के तमाम रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। वो रिडक्शन का प्रोसेस है वो शो करते हैं। जबकि जो उनसे डाइसेक्राइड हैं उनमें चंद ऐसे डाइसेक्राइड हैं जो कि रिड्यूसिंग है और चंद ऐसे हैं जो कि नॉन रिड्यूसिंग है। जबकि जो सुक्रोज है ये भी एक डाइसेक्राइड है, 2 मोनोसेक्राइड से मिलकर बना हुआ है और ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ये रिडक्शन का प्रोसेस शो नहीं करता। सो सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। जबकि चंद ऐसे डाइसेक्राइड भी पाए जाते हैं जो कि रिड्यूसिंग होते हैं, लेकिन सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। Question number 3. The type of energy used by brain is carbohydrate, lipids, nucleic acid energy, all can be used. वो एनर्जी जो कि ब्रेन को ज़रूरत होती है क्योंकि हर चीज़ को, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी को वर्किंग करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ब्रेन को वर्किंग करने के लिए किस चीज़ की, किस टाइप ऑफ एनर्जी की यूज़ होती है? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड एनर्जी। तो जो ब्रेन यूज़ करता है जिस कंपाउंड को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज एनर्जी को ब्रेन यूज़ करता है और ग्लूकोज है कार्बोहाइड्रेट। सो ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि जो ब्रेन है वो सुक्रोज, डाइसेक्राइड, स्टार्च को यूज़ नहीं करता बल्कि ग्लूकोज को यूज़ करता है। और ग्लूकोज ना ही लिपिड है ना ही न्यूक्लिक एसिड है, ग्लूकोज है कार्बोहाइड्रेट। सो ए इज द ऑप्शन। द टाइप ऑफ एनर्जी यूज बाय ब्रेन इज कार्बोहाइड्रेट। अगर मजीद वो पूछ ले कि कौन सा कंपाउंड होता है कार्बोहाइड्रेट में से, तो वो मोनोसेक्राइड होता है और मोनोसेक्राइड में से ग्लूकोज। ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 3। Question number 4. How much energy is provided by the 4 gram of carbohydrate? 17 kilojoules, 32 kilojoules, 64 kilojoules या फिर 68 kilojoules? हमें कितनी एनर्जी मिलेगी या फिर 4 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमें कितनी एनर्जी देगा? 17 kilojoules, 32 kilojoules, 64 kilojoules या फिर 68 kilojoules? इस तरह के कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज बाद का थियरी टेस्ट में वो पूछ लेते हैं कि बुक में लिखा हुआ है कि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो टेक्स्ट बुक है वो देता है हमें 17 किलोजूल ऑफ एनर्जी। डिफरेंट बुक्स में वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, 17 की जगह हो सकता है 16 हो या फिर 18 हो। एनीवे 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट देता है 17 किलोजूल ऑफ एनर्जी। उन्होंने पूछा है कि 4 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कितनी देगी, तो 1 ग्राम देता है 17, तो 4 ग्राम कितना देगी इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 17 के साथ, तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा डी ऑप्शन 68 किलोजूल। अगर 1 ग्राम देती है 17 किलोजूल तो 4 ग्राम ऑटोमेटिकली देगी 68 किलोजूल ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 5. Which group is not present in amino acid? अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, केटोनिक ग्रुप।
कौन सा अमाइनो एसिड होता है उसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं पहले। अमाइनो एसिड में एक होता है अल्काइल ग्रुप R जो कि कार्बन से अटैच होता है। एक कार्बन से एक होता है NH2 अटैच जो कि बेस के तौर पर भी एक्ट कर सकता है NH2 जिसे हम कहते हैं अमाइनो ग्रुप। दूसरी तरफ COH कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है। और जो इधर होता है या सिंपलेस्ट में हाइड्रोजन अटैच होता है, कभी कभी अल्काइल ग्रुप भी आ जाता है। खैर उन्होंने पूछा है कि अमाइनो एसिड में कौन सा ग्रुप पाया नहीं जाता, तो अमाइनो ग्रुप आपके सामने अमाइनो ग्रुप पाया जाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी पाया जाता है, अल्काइल ग्रुप। अल्कीन से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो जो पीछे बचता है वो है अल्काइल ग्रुप, तो अल्काइल ग्रुप भी पाया जाता है। जबकि जो सा डी ऑप्शन है कीटोनिक ग्रुप, ये ग्रुप एब्सेंट होता है, ये नहीं पाया जाता। सो डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 5। Question number 6. The backbone of DNA consists of sugar, phosphate, nitrogen bases, both A and B. वैसे तो जो सा DNA मॉलिक्यूल है वो उसके 3 कंपोनेंट होते हैं, शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजन बेसिस। लेकिन हम कहते हैं कि जो सा बैकबोन है DNA की, जो बैकबोन है वो मिलके बनती है शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। जबकि जो उनसे शुगर इसमें होती है डाइबोज या फिर डीऑक्सीराइबोज होती है डीएनए में, इसमें एक ऑक्सीजन रिमूव किया होता है सेकंड कार्बन पर। जैसे ये एक राइबोज की स्ट्रक्चर है, 5 कार्बन पे कंसिस्ट करता है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2। इधर जो सा OH लगा हुआ था उसमें से इन्होंने ऑक्सीजन रिमूव कर देते हैं। जब सेकंड कार्बन से ऑक्सीजन रिमूव कर दी जाती है तो इसे हम कहते हैं डीऑक्सी, यानी ऑक्सीजन का रिमूवल, डीऑक्सीराइबोज। और ये जो मॉलिक्यूल बनता है टोटल इसे हम कहते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो उन्होंने पूछा है बैकबोन शुगर और फास्फेट ग्रुप से बनती है, और जोन सा नाइट्रोजन बेसिस है, ये 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनको आपस में मिलाती है, एज अ ब्रिज के तौर पे एक्ट करती है। सो जोन सी बैकबोन है वो बोथ ए एंड बी है, शुगर एंड फॉस्फेट। नाइट्रोजन बेसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी ये लिंक के तौर पे काम करती हैं। जो मेजर बैकबोन है उनमें पहले 2 कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं, शुगर एंड फॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 7. विच वन इज नॉट अ फैट सॉल्युबल विटामिन। आपने पढ़ा होगा कि 2 टाइप के विटामिन होते हैं, एक होते हैं फैट सॉल्युबल और दूसरे होते हैं वाटर सॉल्युबल। जोन से होते हैं फैट सॉल्युबल, ये फैट में सॉल्युबल होते हैं, उनमें डिजॉल्व हो जाते हैं। जबकि जोन से होते हैं वाटर सॉल्युबल, ये वाटर में डिजॉल्व होते हैं और फैट में डिजॉल्व नहीं होते। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि फैट सॉल्युबल नहीं है? इसका मतलब है फैट सॉल्युबल नहीं है तो वो फिर होगा वाटर सॉल्युबल। तो ADE ये तीनों ही फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। जबकि जो सा बी ऑप्शन है ये वाटर सॉल्युबल है, ना कि फैट सॉल्युबल। So C is our correct option in question number 7. Question number 8. A person eats less vegetables and have low percentage of vitamin A. It may have rickets, color blindness, night blindness, kidney stones. ऐसा पर्सन जिसके वेजिटेबल अच्छी तरह से यूज़ नहीं किए, उसने कैरेट हो गई और डिफरेंट वेजिटेबल, और उसे लो परसेंटेज होगी विटामिन ए की, उससे कौन सी बीमारी लग सकती है? रिकट्स, कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, किडनी स्टोन्स। विटामिन ए की कमी की वजह से रिकट्स तो नहीं होती, रिकट्स होती है बोन्स की कमजोरी, और ये होती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से। जबकि विटामिन ए की वजह से जौन सी डिजीज होती है वो है नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट में अंधेरे में कुछ ना दिखना, अच्छी तरह से चीज़ों में डिफ्रेंशिएट ना कर पाना, इससे कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, और ये होती है विटामिन ए की कमी की वजह से। सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9. विच एंजाइम इज यूज्ड टू इंक्रीज स्वीटनेस इन आइसक्रीम? सेलुलेज, अमाइलेज, लैक्टेज, सुक्रेज। आपको मैं ये अच्छे तरीके से समझाता हूँ। सबसे पहले आइसक्रीम में हम यूज़ करते हैं मिल्क, और मिल्क में होता है लैक्टोज। लैक्टोज एक डाइसक्राइड है, और लैक्टोज को
क्या आप जानते हैं कि जो मोनोसेकेराइड हैं वो सबसे ज़्यादा स्वीट इन टेस्ट होते हैं, जबकि ओलिगोसेकेराइड मोनोसेकेराइड से लेस स्वीट इन टेस्ट। इसके साथ साथ जो उनसे स्टार्क होते हैं या फिर पॉलीसेकेराइड वो टेस्ट हो जाते हैं, उनका कोई टेस्ट नहीं होता। तो ये जो स्वीटनेस हम किस तरह से इंक्रीज करते हैं, आइसक्रीम में होता है लैक्टोज शुगर। हम ऐसा करते हैं कि लैक्टोज को ब्रेक करते हैं ग्लूकोज में और ग्लैक्टोज में। आप जानते हैं कि जब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलते हैं तो बनता है सुक्रोज, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मिलते हैं तो फिर बनता है लैक्टोज। हम यूज़ करते हैं लैक्टेज एंजाइम को। ये लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज को ब्रेक करता है ग्लूकोज में और ग्लैक्टोज में, जो कि दोनों ही मोनोसेकेराइड हैं। और दोनों ही मोनोसेकेराइड हैं तो इसलिए वो ज़्यादा स्वीट इन टेस्ट हैं। इसलिए हम अगर चाहते हैं कि आइसक्रीम में स्वीटनेस को ज़्यादा करें तो हम लैक्टेज एंजाइम को यूज़ करते हैं। वो लैक्टोज को ब्रेक कर देता है ग्लूकोज में और ग्लैक्टोज में। और मोनोसेकेराइड आप पहले जानते हैं कि मोर स्वीट इन टेस्ट देन ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड। इसलिए हम सी ऑप्शन यानी लैक्टेज को यूज़ करते हैं आइसक्रीम की स्वीटनेस को इंक्रीज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, द कैटलिस्ट यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, निकल, HCl, H2SO4। हम डिफरेंट रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए यूज़ करते हैं डिफरेंट कैटलिस्ट। इनमें से जो सा कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल की हाइड्रोजनेशन करके, क्योंकि वेजिटेबल ऑयल में होता है डबल बॉन्ड, हम इसे सैचुरेटेड वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करते हैं हाइड्रोजन ऐड करके। इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोजनेशन। तो इसके लिए जो सा हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वो है बी ऑप्शन निकल। निकल की जगह आप कोई और मेटल जैसे प्लाटिनियम, प्लेटिनियम ये भी यूज़ कर सकते हैं, बट मोस्टली हम यूज़ करते हैं बी ऑप्शन निकल। जबकि कार्बन टेट्राक्लोराइड, HCl, H2SO4 ये कैटलिस्ट इस प्रोसेस में हम यूज़ नहीं कर सकते। सो बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 10। होप यू बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। अगर आपको learn.pk से कोई फ़ायदा हासिल होता है या आप इसे अच्छा समझते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और न्यू वीडियो से इन टच रहने के लिए, देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर लें। होप यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।